जो टॉपिक है वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन। ग्राम लॉ ऑफ डिफियन का जो पार्ट ए था उसके अंदर डिफियन और अफियन को डिफ्रेंशिएट किया गया। आज जो है ना वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ग्राम्स ऑफ डिफियन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। हम इंट्रोडक्शन में डिफियन को बाद में बताते हैं, पहले बता देते हैं ग्राहम एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। इसकी जो मतलब कि आप देख लें कि जो इसने दिया लॉ उसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन। ठीक है, अब ये जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन है, डिफियन से क्या मुराद है? हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ऐसे मूवमेंट को आप क्या कहते हो? डिफियन। यानी अगर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो अगर हम लें तो इसकी स्टेटमेंट से हमें पता लगेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है ज़रा देखते हैं। स्टेटमेंट देखें, इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में वो कहता है कि जो रेट है, रेट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं रेट का मतलब है टाइम टेकन। टाइम टेकन, ठीक है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफियन, यानी डिफ्यूजन और एफियन होने में जो टाइम लग रहा है किसी भी गैस के लिए, इसका रिलेशन, रेट का रिलेशन, अगर आप डेंसिटी ऑफ द गैस का डेंसिटी लें गैस की और उसका अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, उससे रिलेशन रेट का क्या निकलता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट जो आपने टेम्परेचर रखा है और प्रेशर रखा है उसको आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आ जाता होता है कि स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफियन। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मैथमेटिकल फॉर्म भी देनी है आपने, ये सारा का सारा जो है ना वो क्या है कंप्लीट लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो द रेट ऑफ डिफियन और एफियन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी डेंसिटी के साथ सिंपल रेट ऑफ डिफियन का रिलेशन क्यों नहीं लिया, स्क्वायर रूट क्यों लिया है, इसका भी आगे रीज़न जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लें तो मैथमेटिकल फॉर्म के मतलब आप मैथमेटिकल फॉर्म वैसे ही बनाओगे ना जो जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, आप कहते हो, आपने कहा जो रेट, आप यहाँ पर एफियन ले लें या डिफ्यूजन ले लें, आप ले रहे हो रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√b, यानी डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये डेंसिटी, डेंसिटी के क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को का रिलेशन जो ले रहे हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के साथ, इसको अगर आप क्या करें, इक्वलिटी में चेंज करें तो एक अदर कांस्टेंट आ जाएगा। वो जो कांस्टेंट आएगा वो क्या है, क्या बताएगा वो कांस्टेंट? ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर आप आर से रिप्रेजेंट कर दें और ये इसको ऐसे लिख लें 1/√d, तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर आप इस रेट प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करें तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपके पास रिलेशन बना R इज इक्वल टू के, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा इनटू 1/√d। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k/√d। ठीक है, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी ऑफ गैस के अंडर रूट का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कैसे कि के की वैल्यू निकालें ज़रा। अगर यहाँ पर के को रहने दें और इस √d को साइड पर लिख लें तो आपके पास के की डेफिनेशन निकल आएगी। ये जो रेट, ये जो कांस्टेंट आया आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी डेफिनेशन निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? के को इधर ही रहने दें, ये के इधर ही रहेगा और इसके साथ जो डेंसिटी अंडर वो डिवाइड हो रहा है वो उधर रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो आर मल्टीप्लाई बाय √d आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और प्रोडक्ट ले लें रेट ऑफ डिफ्यूजन का और डेंसिटी के अंडर रूट का, आप क्या कर लें, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, बात समझ आ गई है। मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आप दो गैसेस, दो जो है ना वो क्या हैं, गैसेस ले लें, उन दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन को मेंशन कर लें। लेट सपोज आपके पास गैस 1 है, गैस 1, और दूसरी क्या आपके पास? गैस 2। दो गैसेस ले ली आपने। ठीक है,
एक गैस का के लिए के ऊपर आप ये रिलेशन अप्लाई करें। गैस की अपना रेट होगा डिफ्यूजन और उसकी अपनी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो आपने ले लिया, यानी आपने कहा K इज़ इक्वल टू R1, गैस 1 है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट B1, यानी उस गैस की अपनी डेंसिटी है, डिफरेंट गैसेस हैं ये, ठीक है। इसी तरह K की वैल्यू अगर आप गैस 2 के लिए ले लें, K इज़ इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट B2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, वो दोनों गैस के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन है एंड द डेंसिटी ऑफ द गैस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा। जब दोनों ये कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब क्या है, R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट B1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट B2। ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट B2 ओवर अंडर रूट B1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। इसमें क्या है कि आप कहते हो कि R1 ओवर R2, अच्छा ये आपके पास रिलेशन आ गया, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 1 टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द गैस 2 इज इक्वल टू द रेशो ऑफ अंडर स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस 2 टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा ये जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट के बराबर आएगा, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो गई हैं, आपके पास रेशियो आ गई, ठीक है। अब अगर आप याद करें, आपको अगर अंदाज़ा हो, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का हम रिलेशन पढ़ते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आप मैस लोगे, वो मैस आपने ले लेना है कौन सा, मोलर मैस। ये क्या है, मोलर मैस ले लें या इसको आप मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम, अगर आप डेंसिटी का और मोलर मैस का रिलेशन निकालें तो आपस में डायरेक्ट, इसका क्या मतलब है, अगर आप D2 की जगह M2 लगाएं, यानी गैस 2 का मोलर मैस M2 कहलाएगा और गैस 1 का मोलर मैस M1 कहलाएगा, तो इसका और इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका क्या मतलब है, आप इसको बराबर कर लोगे किसके, यानी ये इक्वल आ जाएगा अंडर रूट M2 ओवर अंडर रूट M1, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या है, मोलर मैस के साथ रिलेशन जो है ना वो ऐसे आ जाता है, ठीक है। इसको भी आप क्या कहोगे, ग्राम्स लॉ, यानी ये रेट ऑफ रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, ये डेंसिटी के साथ रिलेशन भी आप ले सकते हो, इस रेशो का आप मोलर मैस के साथ भी रिलेशन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें ज़रा, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें ग्राफ से। ग्राफ आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ से MCQs बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, ठीक है। वो MCQs कैसे बन जाते हैं, पहले आप इसको कंसेप्ट लें। आप अगर प्लॉट बनाते हो, प्लॉट आपने कौन सा लिया है, आपने प्लॉट लिया है मोलर मैस यानी मोलिकुलर मैस या मोलर मैस का स्क्वायर रूट वर्सेस टाइम। जो वर्सेस से पहले चीज़ होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस पे, और वर्सेस के बाद वाली वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने ग्राफ बना लिया, इसमें वाई एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, मॉलिक्यूलर मास का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब सपोज करें ये हमारे पास ना चंद गैसेस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, अमोनिया है, एयर है यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अच्छा जी, अब अगर आप देखें सबके मोलर मैसेज निकाल लें, हाइड्रोजन का मोलर मैस आ गया 2.016 ग्राम पर मोल है, तो मैंने ग्राम लिख दिए, ऑब्वियस सी बात है कि मोलर मैस है ये 2.016 ग्राम पर मोल। इसी तरह हीलियम है, इसी तरह अमोनिया है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सबके मोलर मैस मैंने मेंशन कर दिए। आप इस सीक्वेंस से लिखने का मकसद ये है कि आपको पता लग जाए कि मोलर मैस यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिसिटी भी इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे भी मोलर मैस इंक्रीज़ होता है, साइज़ के लिहाज से भी मोलर मैस भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और मोलर मैस का रिलेशन आपको पता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से होता है, न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, मोलर मैस भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, अगर आप इन सब गैसेस का रिलेशन लेते हैं, यानी मोलर मैस का रिलेशन टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ मोलर मैस का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट है कैसे, ये देखें, एक गैस है आपके पास जिसका मोलर मैस बहुत ज़्यादा बल्कि है वो गैस, ठीक है। तो जब आप उसको कह रहे हो, अब आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाए, तो वो टाइम ज़्यादा लेगी क्योंकि उसका मोलर मैस क्या है, ज़्यादा, ठीक है।
इसी तरह अगर आप वो वाली गैस ले रहे हो जिसका मोलर मास कम है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, उसको आप अलाउ करो कि वो डिफ्यूज़ कर जाए हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, तो वो आसानी से चली जाएगी, ठीक है, यानी टाइम जो है ना उसको कम लगेगा, ठीक है। जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा वो गैस ज़्यादा टाइम लेगी डिफ्यूज़ करने में, ठीक है, और जिसका मोलर मास कम होगा और वो कम टाइम लेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस बात से रिलेशन आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन, यानी मोलर मास का टाइम के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। जब आप किसी भी दो टर्म्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन लेते हो तो आपके पास एक डायरेक्ट जो है ना वो लाइन आ जाती है, ठीक है, विद स्लोप। स्लोप का क्या मतलब है, यानी आप देखते हो ढलवान क्या है उस लाइन की, तो वो लाइन जो है ना वो क्या बताएगी, जैसे जैसे एक्स वाली क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे वाई वाली क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ आएगा उसमें लाइन जो आएगी वो कुछ इस तरह दिखेगी, ये आपके पास एक ग्राफ में लाइन आ गई, ठीक है। लेट सपोज ये देखें, पहली जो लाइन, ये लाइन कैसे आई है, एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मेंशन कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन का मास जो है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा 2.016, ठीक है, और इसका टाइम, इसको टाइम आप देखें यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो गैस है आपके पास क्या है, हीलियम है, ठीक है, दिस इज हीलियम, ठीक है, इसका मोलर मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है, आपको पता है ज़्यादा है, तो आप कहते हो इस वो टाइम कितना लग रहा है, इसके निस्बत हाइड्रोजन के निस्बत क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या, ज़्यादा लग रहा है, टाइम भी ज़्यादा, मोलर मास भी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप अमोनिया का केस देखते हो, वो अमोनिया का मास मज़ीद बढ़ गया, ठीक है, और आपने कहा कि इसको मतलब कि मोलर मास इसका ये है और इसको टाइम जो है ना वो क्या है, ज़्यादा लग रहा है डिफ्यूजन वाला, यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाना, एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में क्या है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का मास मज़ीद बढ़ गया, ठीक है, और आपने क्या किया है, उसको देखा है कि वो ज़्यादा टाइम ले रही है डिफ्यूज़ होने में, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अंडर रूट लेने का क्या मकसद है, अंडर रूट लेने का मकसद ये है कि जैसे सपोज करें, ये देखें आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास है 2.016, आपके पास हीलियम है उसका मास है 4, ठीक है, दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स का, ठीक है। अगर आप अंडर रूट ले लेते हो, इसका अंडर रूट लेते हो तो ये 1.4 समथिंग आंसर आएगा, इसका अंडर रूट लोगे तो 2 आंसर आएगा। अभी देखो दोनों में फ़र्क कितना आ गया, 1 यूनिट का फ़र्क, वो 1 बन जाएगी, और दूसरी वाली हीलियम का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 बन जाएगा, 1 यूनिट का फ़र्क है, 2 के बजाय 1 यूनिट, यानी कि ये जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे ना, अगर आप इसका और इसका केस देख लें, अमोनिया के केस और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। अंडर रूट लेने का मकसद ये है कि ये पॉइंट्स जो है ना वो करीब करीब आ जाएँ और इनको स्टडी किया जा सके आसानी से, अंडर रूट का मकसद जो है ना वो ये है, ठीक है। इसीलिए जो रिलेशन लिया, और वैसे भी अंडर रूट वैल्यूज़ जो है ना, अगर मोलर मास देखो, कुछ ऐसी गैसेज हैं उनका मोलर मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप कितना स्केल रखोगे उसको प्लॉट करने के लिए, बहुत बड़ा स्केल रखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उस मोलर मास का अंडर रूट ले लेते हैं, डेंसिटी का भी क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, जो कम वैल्यू होती है उसका अंडर रूट लेने पर वो बड़ी वैल्यू में चेंज होती है, ठीक है। अगर आप बड़ी वैल्यू का अंडर रूट लो तो छोटी वैल्यू, ठीक है, समझ आ गई है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अंडर रूट लेने से वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाती है, कम आ जाती है, जो कि क्या होती है, स्टडीएबल होती है, ठीक है। ये रीज़न है कि अंडर रूट लेने का मकसद ये होता है, ठीक है। यानी कि देखें ना, अगर आप इस वैल्यू का अंडर रूट लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4 समथिंग, अगर आप इसका अंडर रूट लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अभी अंडर रूट के बगैर 2 यूनिट का फ़र्क है, अंडर रूट के साथ जो है ना वो 1 यूनिट का फ़र्क है, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है ना वो क्या हो जाएंगे, स्टडीएबल हो जाएंगे, इसके लिए स्केल जो हम रखेंगे वो भी क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी ग्राम्स लॉ की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट में करते हैं। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन से पहले यहाँ पर एमसीक्यू जो है ना वो नोट कर लें, एमसीक्यू जो है ना वो इन सब चीज़ों से, इन कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है, एमसीक्यू सही है। वो आपसे पूछ लेंगे कि ऑर्डर दें डिफिजन का, रेट ऑफ डिफिजन का, तो आपने ऑर्डर जो लिखना है ना वो कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, ठीक है। अभी देखो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफिजन इन द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसमें क्या है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफिजन क्या होगा, आपको जो है ना वो हाइड्रोजन दी होगी, फिर अमोनिया दी होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर, यानी ये सीक्वेंस से क्या है, आप कहते हो कि इसको कम टाइम लग रहा है डिफ्यूज होने में और इसको सबसे ज़्यादा लग रहा है, यानी छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। यानी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ये होगी, यानी आपने कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की तरफ जाना है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर जो है ना वो फॉलो करना है, जैसे जैसे मैथ्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ डिफिजन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये एमसीक्यू जो है ना वो बेतहाशा दफ़ा पूछा गया है।
हाँ जी, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखें। डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट द ग्राहम्स लॉ, यानी पहले स्टेटमेंट पूछ लेंगे, स्टेट ग्राहम्स लॉ एंड हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट द ग्राहम्स लॉ। ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आसानी से जो है ना लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे जी, हमने एक ग्लास ट्यूब ले ली, ठीक है, हॉलो ग्लास ट्यूब ले ली, जिसकी लेंथ जो है ना वो क्या है 100 सेंटीमीटर। ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है जिसकी दोनों साइड्स जो है ना वो क्या है ओपन है। ठीक है, हमने दोनों साइड पे जो है ना वो क्या है एक कॉटन लेकर उसको सोक करना है किसके अंदर, HCl सोल्यूशन के अंदर। उस कॉटन को हमने एक सिरे पे लगा दिया, ग्लास ट्यूब के एक सिरे पे। इसी तरह हमने लिक्विड अमोनिया लिया, उस लिक्विड अमोनिया के अंदर कॉटन को सोक करके डुबो कर आपने क्या किया है, उस कॉटन को क्या कर दिया, इसके दूसरे एंड पे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये चूँकि अमोनिया ये इस साइड पे डिफ्यूज़ करेगी और ये HCl के फ्यूम्स जो होंगे ना वो क्या है इस साइड पे डिफ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखा गया कि जहाँ पर ये दोनों गैसेस मिलती हैं वहाँ पर वाइट कलर के फ्यूम्स जो है ना वो बन जाते हैं। वाइट कलर के फ्यूम्स बनना मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो गए। यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। क्या होता है रिएक्शन कि आपके पास क्या है, अमोनिया है, NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलने से क्या बन जाएगा, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl, इसके वाइट फ्यूम्स होते हैं। जहाँ पर ये दोनों गैसेज आपस में मिलेंगी वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, वहाँ पर वाइट कलर के फ्यूम्स बन जाएंगे। ठीक है, वो वाइट कलर के जो फ्यूम्स होंगे ना वहाँ से पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वाइट फ्यूम्स है। इसका क्या मतलब है, ये सेंटर में वाइट फ्यूम्स नहीं बने, ये कुछ इधर करके बने हैं। क्यों बने हैं इधर करके, अगर आप इस HCl को देखो, इसका मोलर मास निकालें। चूँकि इसका मोलर मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, जिसका मोलर मास है 17 ग्राम, HCl का मोलर मास है 36.5, यानी ये बल्कि गैस है। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा ना वो कम होगा, यानी इसने कम डिस्टेंस कवर किया और उसका मास चूँकि कम है इसने रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या किया, ज़्यादा किया। ठीक है, अब देखा गया कि 100 में से 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस किसने कवर किया, HCl ने, और 100 में से 59.5 सेंटीमीटर किसने डिस्टेंस कवर किया, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया ने। ठीक है, जहाँ पर ये यहाँ से पता लग गया कि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। ठीक है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी टाइम आपने क्या रखना है 1 सेकेंड या 1 मिनट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, D/T के। D जो है ना वो क्या है डिस्टेंस, और टाइम आपने क्या रखा है यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू होगी। बात समझ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये एक एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना है, यानी कि ग्राम्स लॉ को वेरीफाई करना है हमने। ठीक है, ग्राम्स लॉ वेरीफाई तब होगा, ये देखें ग्राम्स लॉ ये था ना हमने लास्ट टाइम पढ़ा, तो ये रेशो बराबर आएगी इसके, इसका आंसर इसके आंसर के बराबर आना चाहिए, तो तभी ये ग्राम्स लॉ डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है कि ये एक्सप्रेशन को देखते यही पता लग रहा है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। अगर इसकी वैल्यू बराबर नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है, ग्राम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, सपोज करें मैंने यहाँ पर गैस 1 को अमोनिया कंसिडर कर लिया, गैस 2 को मैंने HCl कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन देखें, आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अमोनिया का, ठीक है, वो वही होगा ना जो कि डिस्टेंस उसने कवर की है। इसने डिस्टेंस कवर किया था कितना, 59.5, हमने मेंशन कर लिया यहाँ पर 59.5 सेंटीमीटर के अंदर जो है ना वो रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया का ये है। ठीक है, उसके बाद अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं HCl का, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन वही होगा जो उसने डिस्टेंस कवर की है, वो होगा 40.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आप दोनों के मोलर मास निकाल लें, अमोनिया का मोलर मास निकालें तो वो आएगा 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरह मोलर मास निकालें किसका, HCl का, M2, तो ये होगा 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये देखें ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो अगर हम ग्राम्स लॉ के अंदर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये R1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 था ना, इसका मतलब क्या है 1 की जगह आप यहाँ पर अमोनिया लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ना वो ऐसे भी बन सकता है, RNH3 डिवाइडेड बाय RHCl, गैस 2 क्या थी HCl। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट M2 क्या था HCl डिवाइडेड बाय, यानी मोलर मास ऑफ अमोनिया NH3।
ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास क्या है, आपके पास आ जाएगा, ये देखें R1 की वैल्यू हमने क्या ली थी 59.5 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू क्या थी 40.5 इज इक्वल टू मोलर मास का अंडर रूट। ठीक है, मोलर मास जो था HCl का वो था 17 डिवाइडेड बाय 36.5 और जो आपके पास अमोनिया का मोलर मास था वो था 7। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आया, इस रेशो का आंसर आया 1.46 और इस रेशो का भी आंसर क्या आया 1.46। इसका क्या मतलब है, ग्राम्स लॉ यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ग्राहम्स लॉ वेरीफाई हो गया। ठीक है, ग्राम्स लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे मोलर मास की बेस पे पता लग सकता है कि हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिक MCQs हैं जिसमें मोलर मास की बेस पे आपने बताना है कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। ठीक है, कौन सी जल्दी डिफ्यूज़ करेगी, कौन सी कम डिफ्यूज़ करेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक MCQ जो है ना वो आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज़ 4 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के निस्बत जो है ना वो 4 टाइम्स ज़्यादा करेगी। इसमें हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी ना रेशो ली है। अगर मैं ले लूँ यानी ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया ना, हीलियम के मास को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया, हाइड्रोजन को और सबके साथ ऑक्सीजन को क्या किया है, कंपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैथ्स लिख लिया सबका, ऑक्सीजन का और सबका मैथ्स लिख लिया। ठीक है, रेशो को सिंप्लीफाई किया है तो फिर आपके पास जो बेस्ट आंसर बनेगा ना वो आपने देखना है कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास जो भी मोलर मास होगा उसका 4 टाइम्स निकले ऑक्सीजन के मुताबिक ना। ठीक है, तो वो उतने टाइम ही वो होगा, क्या होगा, डिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, समझ आ गई है। तो इस तरह क्या है कि अगर आप देखें इन दोनों ऑप्शंस में ना, मैं हिंट दे देती हूँ, इन दोनों ऑप्शंस में से जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो आपने ढूंढनी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो मुझे लग रही है वो है हीलियम के निस्बत। ठीक है, हीलियम का क्या है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, जो रेशो बन रही है वो उसके मुताबिक 4 टाइम्स जो है ना वो क्या है, ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक हुआ ख़त्म, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट